हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का चैप्टर नंबर 4 जो कि डील करता है स्पेशल कोर्ट से। चैप्टर 4 स्पेशल कोर्ट्स। सेक्शन नंबर 11 में बताया गया पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट बस पावर होगा कि वो स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकती है। वहीं जब आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में किसके ट्रायल के लिए, शेड्यूल ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स का गठन करेंगी। तो ये है सेक्शन नंबर 11। क्लॉज 2 में बताया गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है जुरिडिक्शन को लेकर स्पेशल कोर्ट का, तो वो किसको रिफर किया जाएगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिफर किया जाएगा। हुज डिसीजन इन द मैटर शैल बी फाइनल। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तीसरा क्लॉज ये बोलता है स्पेशल कोर्ट शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय, किसके द्वारा स्पेशल कोर्ट प्रिसाइड किया जाएगा, तो बाय अ जज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। क्लॉज 4 में बताया गया एजेंसी में मेक एन एप्लीकेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू प्रिसाइड ओवर स्पेशल कोर्ट। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमने देखा वो एप्लीकेशन लगाएगी किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट को, कि स्पेशल कोर्ट में जज का प्रिसाइड करने के लिए एक जज को अपॉइंट किया जाए। तो ये था क्लॉज 4। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 5 में। क्लॉज 5 में बोलता है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 दिन के अंदर अंदर रिकमेंड करेंगे एक नेम ऑफ अ जज फॉर बीइंग अपॉइंटेड टू प्रिसाइड ओवर द स्पेशल कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्लॉज 6 में अपॉइंट कर सकती है एडिशनल या फिर एडिशनल जजेस को स्पेशल कोर्ट के लिए। स्पेशल कोर्ट में एडिशनल जज और एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट कर सकती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कारण। क्लॉज 7 में बता दिया गया जो भी पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है वो क्वालिफाइड होगा एज अ जज और एडिशनल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट अनलेस बिफोर द अपॉइंटमेंट वो या तो सेशन जज होगा या तो एडिशनल सेशन जज होगा। कोई भी स्पेशल कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए उसको मिनिमम सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज होना ज़रूरी है। उसके बाद ये बता दिया गया है अब जो क्वेश्चन है वो सेक्शन नंबर 9 से सिंपली पूछा जाएगा कि स्पेशल कोर्ट का गठन कहाँ पे हुआ है। तो सेक्शन नंबर 11 में स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 12 में। सेक्शन नंबर 12 में बता दिया गया प्लेस ऑफ सिटिंग। प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगा, तो स्पेशल कोर्ट कहाँ बैठेगा। स्पेशल कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड इफ इट कंसिडर्स इट एक्सपीडियंट और डिजायरेबल sit for any of its proceeding in any place other than its ordinary place of sitting। स्पेशल कोर्ट क्योंकि ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट होता है, वहाँ पे ये बैठते हैं। बट अगर ये उसको लगता है ओन मोशन या फिर एप्लीकेशन लगाया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा और ये एक्सपीडियंट या फिर डिज़ायरेबल लग रहा है कि अब यहाँ पे ना बैठ के कहीं और बैठना सही होगा, तब फॉर एनी प्रोसीडिंग, किसी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के लिए भी कहीं और भी बैठा जा सकता है। एट एनी प्लेस, कहीं पे भी बैठ सकते हैं अदर देन ऑर्डनरी प्लेस ऑफ सिटिंग। ऑर्डनरी प्लेस ऑफ सिटिंग से हट के कहीं भी बैठ सकते हैं। अब आते हैं क्लॉज नंबर 13 में, सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13 डील करते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट से। ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड एवरी शेड्यूल ऑफेंस, जो भी शेड्यूल ऑफेंसेस हैं जो कि इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं एजेंसी के द्वारा, उनका ट्रायल ओनली बाय स्पेशल कोर्ट ही किया जाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा एजेंसी के द्वारा उसका ट्रायल कौन करेगा, तो वो स्पेशल कोर्ट करेगा। और वहीं पे सेक्शन 13 का जो क्लॉज 2 है वो क्या बोलता है, सेक्शन 13 क्लॉज 2 में बताया गया है कि इफ़ हैविंग रिगार्ड टू एक्सटेंडेंसीज ऑफ सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्टेट, अगर स्टेट में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि फेयर, इम्पार्शियल और स्पीडी ट्रायल नहीं हो पा रहा है, या फिर नॉट फिजिबल टू हैव ट्रायल विदाउट ओकेजनिंग द ब्रीच ऑफ पीस और ग्रेव रिस्क टू द सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड, या फिर फिजिबल नहीं है कंडक्ट कर पाना ट्रायल विदाउट ओकेजनिंग ब्रीच ऑफ पीस, अगर ट्रायल कंडक्ट होगा तो ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, या फिर ग्रेव रिस्क है सेफ्टी ऑफ एक्यूज्ड को लेके या विटनेसेस को लेके, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर
ऑफ जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट और देम। एक्यूज की सेफ्टी, विटनेस की सेफ्टी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर जज की सेफ्टी को लेके पर फिजिबल नहीं हो पा रहा है वहाँ पर ट्रायल करना, या फिर नॉट अदरवाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पे नहीं है, तब क्या होगा? तब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रांसफ़र करेगा उस केस को पेंडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट टू एनी अदर स्पेशल कोर्ट विद इन दैट स्टेट और इन एनी अदर स्टेट। ये इम्पॉर्टेंट है। 13 के क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र करने का पावर है किसी भी एक स्पेशल कोर्ट ऑफ एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के स्पेशल कोर्ट में। और वहीं जब आते हैं हाई कोर्ट के पास, वहीं हाई कोर्ट के पास भी ट्रांसफ़र का पावर है। एनी केस पेंडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट सिचुएटेड इन दैट स्टेट और टू एनी अदर स्पेशल कोर्ट विद इन द स्टेट। मतलब स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र करना है तो ये पावर हाई कोर्ट के पास है, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये पावर एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे करेंगे? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन लगाया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्टी इंटरेस्टेड के द्वारा, तो तभी वो उस केस को ट्रांसफ़र करेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है? पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑफेंसेस। स्पेशल कोर्ट के क्या पावर होंगे अदर ऑफेंसेस को लेके? जब भी इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस का ट्रायल किया जा रहा हो स्पेशल कोर्ट के द्वारा, तब वो अगर कोई अदर ऑफेंस एक्यूज के द्वारा किया गया है तो उसको भी चार्ज करके ट्रायल किया जा सकता है सेम ट्रायल में। यही बताया गया सेक्शन नंबर 14 में। और वही स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है? उस एक्यूज को उस अदर जो चार्ज लगा है उसके लिए सेंटेंस भी पास कर सकता है और पनिशमेंट भी दे सकता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 15 में बताया पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, या फिर वन और मोर पर्सन्स को। और साथ ही साथ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी अपॉइंटमेंट करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लॉज 2 में बता दिया कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगे। तो क्वालिफिकेशन में बता दिया कि चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चाहे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, सभी के लिए प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर होना जरूरी है। मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं क्लॉज 3 में। एवरी पर्सन जो भी अपॉइंट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 2U ऑफ द कोड, मतलब जो CRPC के क्लॉज 2U में बताया गया है वही मीनिंग के हिसाब से इसको डील किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 16 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। क्या प्रोसीजर होंगे और क्या पावर होंगे स्पेशल कोर्ट को? तो यहाँ पे बता दिया गया स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेने का पावर इसको दे दिया गया है। मे टेक कॉग्निजेंस इन एनी ऑफेंस without the accused being committed it for trial upon receiving a complaint of facts that constitute such offense or on police report of such fact। तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट के पास पावर है। जनरली हम CRPC में देखते हैं कि सेशन कोर्ट के पास पावर नहीं होता, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, उसको हमेशा और हमेशा कमिटल किया जाता है ट्रायल कोर्ट या फिर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा। तो जो स्पेशल कोर्ट है यहाँ पे इनको ये शक्ति दे दी गई है कि आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं और कंप्लेंट में भी ले सकते हैं और साथ ही साथ पुलिस रिपोर्ट में भी ले सकते हैं। यहाँ पे कमिटल की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेक्शन 16 का जो ये फर्स्ट क्लॉज है इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 के क्लॉज 2 में। सेक्शन 16 के क्लॉज 2 में बता दी गई जो स्पेशल कोर्ट है वो जो ऑफेंस ट्रायबल है किससे? इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट एक्सीडेंट 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से ज़्यादा के अपराध नहीं है, मतलब बिलो 3 ईयर्स है, या फिर फाइन है या फिर बोथ है। यहाँ पे जब स्पेशल कोर्ट ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई करेगा तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 260 और सेक्शन 262, मतलब ये दो सेक्शन में कुछ भी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशल कोर्ट उन ऑफेंसेस को जो कि 3 साल से कम के हैं उनको ट्राई करेगा इन अ समरी वे और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन 263 टू 265। जो प्रोसीजर सेक्शन 263 टू 265 है CRPC का, उसके हिसाब से ट्राई करेगा ये स्पेशल कोर्ट। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 17 में। सेक्शन नंबर 17 बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस को लेकर। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पेशल कोर्ट रिकॉर्ड कर सकता है राइटिंग में और किसी भी विटनेस को इन कैमरा
ट्रायल के लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग कर सकता है, स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो। उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन लगाया जाता है विटनेस के द्वारा, इफ़ एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर एप्लीकेशन लगाता है कि जो विटनेस की जो लाइफ है वो डेंजर में है, लाइफ ऑफ सच विटनेस इज इन डेंजर, तब स्पेशल कोर्ट रिकॉर्ड करेगा उस रीज़न को इन राइटिंग। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी और एड्रेस को रिवील नहीं किया जाएगा उस विटनेस की। अब आते हैं क्लॉज 3 में, और क्या क्या क्लॉज 2 का जो और क्या क्या पर्टिकुलर्स को वो स्पेशल कोर्ट कर सकता है, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रिवेंशन है वो ले सकता है विटनेस के लिए। तो होल्ड कर सकता है प्रोसीडिंग को एट ए प्लेस डिसाइडेड बाय द स्पेशल कोर्ट, कहीं भी वो प्रोसीडिंग को हेल्ड कर सकता है। अवॉइड करेगा मेंशन ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस इन इट्स ऑर्डर्स और जजमेंट्स और इन रिकॉर्ड्स और इन केस एसेसिबल टू पब्लिक, मतलब अपने जजमेंट और ऑर्डर्स में उस विटनेस का नाम नहीं लिखेगा। इशू एनी डायरेक्शन फॉर सिक्योरिंग दैट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस एंड आर नॉट डिस्क्लोज, मतलब जो आइडेंटिटी और एड्रेस होगा उस विटनेस का उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये सारे जो प्रिवेंशंस है वो स्पेशल कोर्ट ले सकता है विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई भी पर्सन अगर इस डिसीजन को कॉन्ट्रवीन करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी एक्सटेंड अप टू 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 14 में बताया गया है, सॉरी सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 में बताया गया है सेंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन, क्या क्या सेंक्शन लगाए जाएंगे फॉर प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 18 में जो है नो प्रोसिक्यूशन सूट और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कोई भी प्रोसिक्यूशन सूट या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंक्शन नहीं ले लिया जाता अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी, किसी भी एजेंसी के मेंबर के खिलाफ कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल प्रोसीडिंग चालू नहीं की जाएगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन या फिर प्रीवियस सेंक्शन ना हो। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 19 में बताया गया ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट टू हैव प्रोसीडेंस, द ट्रायल अंडर दिस एक्ट ऑफ एनी ऑफेंस बाय स्पेशल कोर्ट shall be held on day-to-day basis on all working days and have precedence over the trial of any other case against the accused in any other court। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो ट्रायल होगा वो डे टू डे बेसिस होगा और अगर सारे वर्किंग डेज पे होगा और अगर कोई और दूसरे कोर्ट पे भी इसका केस चल रहा हो तो उसके ऊपर प्रोसीड करेगा, मतलब इस कोर्ट का ट्रायल प्रिसाइड करेगा ओवर अदर कोर्ट्स, मतलब उसको यहाँ पे आना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 20 में, पावर ऑफ ट्रांसफ़र केसेस टू रेगुलर कोर्ट्स। ये एक ट्रांसफ़र का पावर है जहाँ कहीं पे भी आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, अगर कॉग्निजेंस ले लिया गया ऑफेंस का स्पेशल कोर्ट के द्वारा, स्पेशल कोर्ट को फिर ओपिनियन ये लगता है कि वो ऑफेंस इसके द्वारा ट्रायबल नहीं है तब, या फिर इसके पास जुरिडिक्शन भी नहीं है, तब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, उसको रेगुलर कोर्ट को सेंड कर देगा, हैविंग जिसके पास ये जुरिडिक्शन हो उस चीज़ को ट्रायल करने का। तो ये था सेक्शन नंबर 20। तो सेक्शन नंबर 20 आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है फिर प्री में। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 21 में। सेक्शन नंबर 21 अपील, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो अपील में बता दीजिए कि जो स्पेशल कोर्ट है उसकी अपील कहाँ जाएगी, तो उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में फ्रॉम बोथ ऑफ फैक्ट्स ऑफ और ऑन लॉ, मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे दोनों पे अपील जाएगी स्पेशल कोर्ट की, कहाँ, हाई कोर्ट में सीधे सीधे। और कितने दिन के अंदर जाएगी, तो एवरी अपील शैल बी प्रिफर्ड विद इन 30 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, आप 30 डेज को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्योंकि 30 डेज के अंदर आपको अपील करनी होगी। अब जो अपील गई है हाई कोर्ट में वो हमेशा और हमेशा टू जजेस की जो बेंच होती है उसके द्वारा सुनी जाएगी और उस अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 महीने के अंदर अपील का डिस्पोजल होना ज़रूरी है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 22 में। सेक्शन नंबर 22 में बताया है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स। तो जो सेक्शन नंबर 22 है वो ये बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होगा कि वो एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गठन करेंगे। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में बता दिया कि सेक्शन नंबर 23 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स,
या हाई कोर्ट के पास पावर होगा कि वो रूल्स बनाने की शक्ति उनके पास होगी इन रिलेशन टू स्पेशल कोर्ट विद इन इट्स टेरिटरी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 24, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। मिसलेनियस चैप्टर में जनरली हेडिंग ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो सेक्शन 23 की आप हेडिंग याद कर सकते हैं। सेक्शन 24 में बता दिया गया है पावर ऑफ टू रिमूव डिफिकल्टीज। अगर कोई भी डिफिकल्टीज इस प्रोविजंस में दिखती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव करेगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 25 में। सेक्शन नंबर 25 में पावर टू मेक रूल्स। रूल्स बनाने की शक्ति किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सेक्शन नंबर 25 में। सेक्शन नंबर 26 लेइंग ऑफ रूल्स। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसको 30 दिन के अंदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ले बिफोर करेगी। तो ये था सेक्शन नंबर 26। तो यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं अब शेड्यूल के बारे में। हमने अभी तक एक्ट में पढ़ा था शेड्यूल ऑफेंसेस। तो शेड्यूल ऑफेंसेस क्या होते हैं, तो जो ऑफेंसेस शेड्यूल में डिफाइंड है। अब ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, तो जो शेड्यूल में डिफाइंड है इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शेड्यूल में कौन कौन से एक्ट डिफाइंड है जिनके अंदर ऑफेंसेस अगर होते हैं तो वो उसका रिसर्च, उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, NIA करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। तो पहला है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, फिर दूसरा UAP है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, सार्क कन्वेंशन के अंतर्गत अगर कोई भी एक्ट होता है तो सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स। चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन पिनल कोड। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि चैप्टर नंबर 6 का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो NIA करती है। और वहीं सेक्शन नंबर 489A से लेकर 489E तक जो कि काउंटरफीट बैंक नोट्स को लेकर जो बात की जाती है उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी NIA ही करेगी। तो ये जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है और ऑफेंस अगेंस्ट जो बैंकिंग नोट्स होते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो NIA करेगी। ये कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा पूरा NIA एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।